तो और जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं ज़मानत के हवाले से कि ज़मानत हासिल करने के लिए अगर आपको चाहिए होती है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, किन शवाहद का आप जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या प्रोसीजर होता है। अगर छोटे मुकदमात में अगर आपको ज़मानत मंजूर करवानी है तो उसके लिए कितने % चांसेस होते हैं कि वो आपकी मंजूर हो सकती है। या फिर जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि गिरफ़्तारी से रोकने के लिए भी ज़मानत करवा ली जाती है, वो क्या प्रोसीजर है। ये तमाम तर चीज़ें जिनको हम डिस्कस करेंगे। इस पर बात करने के लिए चौधरी नसीर कंबो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं और उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक हूँ। जी साहब, ज़मानत आजकल बहुत ही ज़्यादा हम देख रहे हैं कि डिफरेंट फोरम्स पर भी, फिर कुछ लोग जो है ना वो गिरफ्तारी से पहले ही ज़मानत करा लेते हैं, तो आजकल ज़मानत चल रहा है। तो मुझे बताइए कि ज़मानत हासिल करने के लिए किन दस्तावेज़ात की ज़रूरत पड़ती है, किन शवाहिद की ज़रूरत पड़ती है जिसके बिना पर आप ज़मानत ले सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली लॉ में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन जो है वो वकील के पास जब कोई भागा भागा आता है ना कि वकील साहब मेरे पे FIR हो गई है तो मुझे अदालत से ज़मानत करवा दें। अच्छा। बेसिकली ज़मानत है क्या, हमें पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना है। जब भी किसी के ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज होती है ना, उस पर कोई इल्ज़ाम होता है तो वो फ़ौरन, अगर उसकी अरेस्ट नहीं हुई तो वो फ़ौरन जो है वो इस ग्राउंड पे आके अदालत से रुजू करता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत से या हाई कोर्ट से। ये दो फोरम हैं, इसको हम अबूरी ज़मानत कहते हैं। अच्छा। वो आके कहता है कि ये जो FIR मेरे खिलाफ हुई है ये बेस्ड ऑन मेलाफाइडी है। ये मेलाफाइडी किसकी है? कंप्लेनेंट की, जिसने पर्चा करवाया है, या पुलिस जो है वो अब मेलाफाइडली मुझे अरेस्ट करना चाह रही है, या जो है ये जो है फेक केस है। तो लिहाजा अगर मुझे पुलिस ने इस केस में अरेस्ट कर लिया तो मुझे ह्यूमिलिएशन होगी, मेरी रेपुटेशन जो है वो डिस्टर्ब होगी। लिहाजा मुझे आप ज़मानत दें और मैं अपनी बेगुनाही साबित करूं। अदालत फिर उस पर क्या है कि उस केस में जो उस पर खिलाफ इल्ज़ाम होता है, जब केस ज़मानत दायर करनी है तो वो FIR की कॉपी साथ लगती है पिटीशन के, उसका ID कार्ड की कॉपी लगेगी और वकील साहब का वकालतनामा लगेगा, या जिन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे वो रिलाई करता है कि ये मेरे केस के फेवर में है, जो इल्ज़ाम उसके खिलाफ FIR में लगा हुआ है, तो वो आके सेशन जज की अदालत में आके अपनी ज़मानत जो है वो पिटीशन फाइल कर देगा और पहली तारीख पे उसको अबूरी ज़मानत जो है एड इंटरम प्री अरेस्ट बेल जो है वो उसको अदालत की तरफ से ग्रांट हो जाती है और उसमें उसको हदायत की जाती है कि तू जाके जो है वो वहाँ पे तफ्तीश ज्वाइन करें। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइए कि अगर छोटे मुकदमे हैं तो उनमें भी ज़मानत मंजूर हो जाती है? कितने % चांसेस होते हैं? बिकॉज हमने तो बड़े बड़े मुकदमात में देखा है कि जी वो कबल अज़ गिरफ्तारी अपनी ज़मानत मंजूर करा लेते हैं। क्या छोटे मुकदमात में भी होने के चांसेस हैं? देखिए जी, बात यह है कि ये जो ज़मानत का टॉपिक है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 496, 497 और 498 डील करता है। सेक्शन 496 जो है वो उसमें सिर्फ उन केसेस को डील किया गया है जो छोटे मुकदमे हैं या जिनमें जराइम की जो है सज़ा है वो थोड़ी है, और उसको CRPC के सेकंड शेड्यूल में एज अ बेलेबल ऑफेंस, काबिल ज़मानत ऑफेंस डिक्लेयर किया है। तो उसमें जस्ट जो है वो जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसको मुतल्लिका मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो वो उस पर एज अ मैटर ऑफ राइट उसकी ज़मानत मंजूर कर लेता है कि ये छोटा जुर्म है और शेड्यूल में ये बेलेबल है। तो उसमें सिर्फ एक छोटी बॉन्ड देना होता है 20-30 हज़ार का या जितनी मालियत का, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि ये केस जब चलेगा तो उस केस में ये पेश होता रहेगा और जामन जो है वो गारंटी देता है ये पेश होता रहेगा। बेसिकली ज़मानत होता ही क्या है कि जब किसी के खिलाफ FIR दर्ज होती है तो वो अदालत में ज़मानत लेने आता है और अदालत ज़मानत जामन की गारंटी पे, छोटी बॉन्ड पे जो है किसी को रिहा करने का ऑर्डर देती है, और वो जो जामन है वो पाबंद होता है कि जब तक केस चलेगा ये केस में पेश होगा, मुलज़म नहीं पेश होगा तो जामन की जिम्मेदारी है। बेसिकली ये टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ केस, केस के पूरी ज़मानत कहते हैं। अच्छा, उसमें मैं आपको बताता हूँ 496 में जो काबिले ज़मानत जराइम होते हैं वो जुर्मों में ज़मानत होती है, और 497 में जो शख्स बिहाइंड द बार होता है उसको हम आफ्टर अरेस्ट बेल कहते हैं, उसमें ज़मानत करवाई जाती है। और सेक्शन 498 जो है उसमें हम अबूरी ज़मानत जिसको कहते हैं कि कोई शख्स जो है उस पर FIR दर्ज हुई है और वो उस FIR में कहता है मैं बेगुनाह हूँ,
बेसिकली अबूरी जमानत जिसको हम प्री अरेस्ट बेल कहते हैं और जो पोस्ट अरेस्ट बेल है जो अरेस्ट के बाद की होती है, दोनों में फ़र्क यही है कि अगर किसी पे एफआईआर दर्ज हुई और वो अरेस्ट नहीं हुआ तो उसने फ़ौरन जाके अदालत से ज़मानत ले ली और वो इस शर्त पे कि हर तारीख पे अदालत में पेश होगा। अच्छा। और वो जाके तफ्तीश को ज्वाइन करेगा, ये अबूरी ज़मानत है। और उसमें फिर तफ्तीश वो ज्वाइन करता है और तफ्तीश जब फाइनल हो जाती है तो फिर वो कंप्लेनेंट कौंसिल जो है उसको भी अदालत सुनती है और उसके बाद फैसला करती है कि अबूरी ज़मानत इसकी कंफर्म करनी है या कि नहीं करनी। अच्छा, ये अबूरी ज़मानत का फेज भी जो है किसी के पास, ये कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक कोई भी शख्स जो है वो अवेल कर सकता है। अच्छा, अब अगर कोई शख्स की अबूरी ज़मानत खारिज होगी या वो शख्स वैसे अरेस्ट हो गया, अबूरी ज़मानत करवाने का मौका नहीं मिला, वो बिहाइंड द बार चला गया, फिर उसकी ज़मानत 497 सीआरपीसी जो है सेक्शन, उसके तहत वो अप्लाई करेगा। 497 सीआरपीसी में सर्कमस्टांस बताए हैं कि किन सूरतों में किसी की जमानत होती है, किन सूरतों में किसी की जमानत नहीं हो सकती। अच्छा, एक ये भी होता है ना मामला के जो ऐसे भी केसेस होते हैं जो नाकाबिले जमानत होते हैं, जराइम किए जाते हैं, क्या उनमें भी चांसेस होते हैं जमानत लेने के कि नहीं होते हैं? जी, सेक्शन 497 यही कहता है कि कोई भी जो शख्स है ना उसकी जमानत जो है वो बेलेबल ऑफेंस में होती है और नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी उसकी जमानत हो जाती है। बट वो ऑफेंसेस जो प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करते हैं, प्रोहिबिटरी क्लास में वो कौन से जुर्म फॉल करते हैं? जिनकी सजा कानून में सजाए मौत है, उम्र कैद है या 10 साल से ज्यादा है। तो इनमें भी जमानत जो है वो जो सर्कमस्टांस 497 में बयान किए गए हैं उनके तहत हो सकती है। जैसे कोई बीमार शख्स है, वो अगरचे प्रोहिबिटरी क्लास में जुर्म फॉल करता है लेकिन उसकी जमानत हो सकती है। कोई खातून है उसकी जमानत हो सकती है। कोई नाबालिग है वो अपनी जमानत के लिए अदालत में जा सकता है। या कोई बंदा जो है वो उसको कोई फिजिकल जो है वो कोई ऐसी डिसेबिलिटी है। इसी तरह कानून में बता दिया गया है कि कोई शख्स जो अंडर ट्रायल है जिसके जुर्म की सजाए मौत है या उम्र कैद है, तो अगर उसके केस का फैसला, उम्र कैद वाले का फैसला 1 साल के अंदर नहीं होता और उसका उस साल जो ताखीर है, उस डिले में उस मुलजिम का या उसके वकील का कसूर नहीं है, तो इस ग्राउंड पे भी फिर अदालतें जो जमानत ले लेते हैं। इसी तरह सजाए मौत वाला जो मुलजिम है वो 2 साल तक अंडर ट्रायल है और उसकी जमानत जो है वो अदालत अगर फैसला नहीं होता ले लेती है। इसी तरह कोई हार्ड एंड डेस्परेट डेंजरस क्रिमिनल है, कोई सजा याफ्ता है या किसी पे दहशत गर्दी का पर्चा है और वो सजाए मौत या उम्र कैद का जुर्म है, तो उसकी जमानत भी अदालत नहीं लेती। सेक्शन 497(2) जो है ना वो प्रोहिबिटरी क्लास वो डील करता है फर्दर इंक्वायरी को। फर्दर इंक्वायरी में जाकर लोगों की बेल हो जाती है। ठीक है, एक और हमारे साथ गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, माहिर कानून है, मुस्तनसर नज़र साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू। मुस्तनसर साहब, हम ज़मानत के हवाले से आज बात कर रहे हैं। अगर जिस तरह बहुत सी चीज़ें हमारे साथ चौधरी नसीर साहब ने शेयर की हैं, अगर एक बंदा जो ज़मानत पर बेल लेकर चला जाता है और उसको कहा जाता है कि वो कार्रवाई में भी, इन्वेस्टिगेशन में भी जो है वो साथ देगा और वो आकर अदालत भी चक्कर लगाएगा, यहाँ पर अपनी अटेंडेंस लगाई जाती है, ऐसा कुछ है, अगर वो कार्रवाई पे नहीं आता, बार बार एब्सेंट होता है, और फिर क्या कार्रवाई उसके खिलाफ की जा सकती है? फिर ऐसी सूरत में कोर्ट जो है वो उसको पहले तो तलब करती है, ठीक है, उसका बेलेबल वारंट इशू करती है, और अगर उसके बावजूद भी वो नहीं आता तो फिर उसका बेल ऑर्डर जो है वो रिकॉल हो जाता है। ओके। और उसके बाद फिर उसको कोर्ट एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब उसको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। हाँ, इश्तिहारी मुलज़म डिक्लेयर कर दिया जाता है ना, अगर वो नहीं आता तो। ठीक है, तो उसको उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है ना, बेसिकली वो कोर्ट एब्सकॉन्डर की होती है। ओके जी, ठीक है। और ऐसे भी बहुत से हमने देखे हैं कि जो अदालत जो है वो ज़मानत देते वक्त किन चीज़ों को मद्देनज़र रख रही होती है जिसकी बिना पर ज़मानत दी जाती है उस शख्स को? इसमें बेसिकली जो रोल है ना एक्यूज पर्सन का, वो देखा जाता है। जो उसमें अक्रेंस और रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर का टाइम है, उसमें कोई डिले है या इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसा लूप होल आ गया, तो उस बुनियाद पे इसमें टेंटेटिव असेसमेंट कोर्ट किया करती है, और अगर उसमें उसका केस फॉल करता है तो फिर बेल ग्रांट की जाती है। ठीक है, वो मतलब उस शख्स का एक ओवरऑल सारा सिनेरियो देखा जाता है। जी।
मोटा मोटा जैसे आप सादा ज़बान में कहेंगे ना, टेंटेटिव असेसमेंट को उस तरह से लेंगे। मतलब ज़्यादा जो शवाहिद की गहराई है, अच्छा। जो शहादत तलब चीज़ें हैं कि आफ्टर ट्रायल वो सामने आएंगी, उन चीज़ों को बेल की स्टेज पे नहीं देखा जाता। ओके अच्छा, हमने ऐसे भी बहुत देखा है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिनके जामिन जो बन जाते हैं, फिर उनको केस जो उनको बेल मिल जाती है। अच्छा, वो किन बुनियाद पर होता है, और वो जो जामिन को भी देखा जाता है कि वो कितना ऑथेंटिक है या नहीं है? इसमें देखें, जो बेल ग्रांट की जाती है ना, उस हर बेल के लिए ही श्योरिटी रिक्वायर्ड होती है। ओके। और उसमें कोर्ट एक अमाउंट मुकर्रर कर देती है। फॉर एग्जांपल 50,000 है, 1 लाख है, 10 लाख है या करोड़ है, वटेवर उस बंदे के एहसास से उतने हों, उसकी जायदाद जो है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साथ अटैच होते हैं, उसके प्रॉपर्टी अटैच की जाती है। अगर इन केस वो मुलज़म जिसकी श्योरिटी वो दे रहा है और वो एब्सकॉन्ड कर जाता है, तो फिर प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाती है श्योरिटी की। ओके। मतलब ये जो ज़मानत का निज़ाम है ये सबके लिए बराबर है, और ये छोटे मुकदमात में भी ज़मानत मंजूर हो जाती है। और अगर कोई हाई प्रोफाइल केस है या फिर कोई ऐसा मुकदमा है जिसमें आपको लग रहा है कि ज़मानत नहीं होगी, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से उसको डिस्कस करेंगे अपने वकील के साथ, या अच्छा वकील होगा, तो उसमें भी हो सकती है, जो कि हमारे जो वकला